गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास आज आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। और आज से हम प्लस टू क्लास 2023 का जो बैच चल रहा है हमारा, उसके लिए हम है ना कुछ वीडियोस बनाने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं, अगर इन वीडियोस में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी टॉपिक पर प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट्स करिए। और मुझे लगता है कि अगर कमेंट्स सेम आ रहे हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उनको ना उस कमेंट्स को देख करके उस टॉपिक पर वीडियो दोबारा से नए तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम प्लस टू क्लास केमिस्ट्री के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में डिस्कस करूं, प्लस टू क्लास केमिस्ट्री के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करूं, तो फर्स्ट यूनिट मेरे पास कौन सी आती है बेटा? सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन। फिर कौन सी आती है? दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, इसके बाद जो हमारी 4 यूनिट्स आती है बेटा ऑर्गेनिक की, 4 यूनिट्स हमारे पास जो आती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर इस बार टोटल सिलेबस में 10 यूनिट है और 10 यूनिटों में से अगर मैं 4 ऑर्गेनिक यूनिट और 2 ये वाली यूनिट अगर मैं अच्छे से तैयार करता हूं, और साथ में अगर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को अगर मैं तैयार करता हूं, तो प्यारे बच्चों ये समझ लीजिए कि आपका ना 70% पेपर सोल्व हो चुका है। आपका 70 या 70 से ज्यादा पेपर आप सोल्व कर चुके हो। तो मैं ये आपको यही एडवाइस करूंगा कि हमारे पास ये 2 यूनिट है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक। ये जो यूनिट्स है ना, इसमें थ्योरी भी है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। आप प्रत्येक टॉपिक के साथ थ्योरी को समझे, न्यूमेरिकल को डिस्कस करें। प्लस में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है, ये प्योर थ्योरेटिकल यूनिट्स है, इसमें कहीं न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। एक छोटा सा टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, हमें न्यूमेरिकल डिस्कस करने पड़ते हैं, तो वो तो आप एक बार साइड में रख दीजिए, बहुत इजी होते हैं वो। तो 2 यूनिट्स के ऊपर टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स है, एवरी टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को डिस्कस कीजिए। रही बात ऑर्गेनिक की, प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक से नहीं घबराना है, ऑर्गेनिक से आपको नहीं घबराना है। 4 यूनिट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 रिएक्शन ही है। 4 यूनिट के अंदर 40 रिएक्शन है। आप ये समझ लीजिए कि हमने 40 रिएक्शन तैयार कर दी, तो हमारे जो स्कोर है ना, 70 नंबर का जो पेपर आएगा, 70 मार्क्स का जो पेपर आएगा हमारे पास, उसमें से जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो 30 से 33 मार्क्स का जो हमारा स्कोर आएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, और वो बेस रहेगा ओनली 40 रिएक्शंस पर। तो उसके ऊपर आप टेंशन मत लो, जब पढ़ेंगे तब सोचेंगे उसके बारे में। तो उससे पहले टेंशन किस बात की? जो टेंशन लेनी है, जो हमें सोचना है, वो सिर्फ माइंड में एक बात आप सोच के चलिए, आज जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या वो टॉपिक मुझे अच्छे से समझ आया? क्या उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सोल्व कर पाऊंगा? क्या उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दे रखी है, तो क्या मैं उसको सोल्व कर पा रहा हूं? अगर जब मैं इन चीजों को सोचने लग जाता हूं, तो मुझे हाईएस्ट स्कोर की तरफ, 100 की तरफ जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। 100 की तरफ जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप सारी चीजें टीचर पर छोड़ दीजिए। सर आप पढ़ाइए, मैं आपके साथ लगा रहूंगा, जो आप काम करवाएंगे मैं उसको तैयार करूंगा। बस ये सोच के साथ आप लगे रहें। आप है ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स रहती है बेटा, तो आप मेरे से जरूर डिस्कस करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारे चलने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई हम इन चीजों पर बार बार डिस्कस करेंगे। ये एक बार समझाने की बातें होती हैं, टारगेट एक बार माइंड पर सेट होता है, उसके बाद हमें सिर्फ आगे बढ़ना होता है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री को हम डायरेक्शन देते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास, यूनिट का नाम है बेटा सॉल्यूशन। यूनिट का नाम है हमारे पास सॉल्यूशन। यूनिट का नाम है सॉल्यूशन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और उस यूनिट को हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या चीज होती है? सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन क्या चीज होती है? सॉल्यूशन क्या चीज होती है? देखिए, ए होमोजीनियस, होमोजीनियस, एक होमोजीनियस मिक्सर है हमारे पास।
क्या है भाई बच्चों? मिक्सर। ए होमोजेनियस मिक्सर विच हैव, जो रखता हो, विच हैव टू और मोर, दो या दो से अधिक, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर मैं इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ूं और इसके अंदर आई काफी सारी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूं, तो प्यारे बच्चों ये समझ लीजिए कि यहां पर है ना हम बहुत अच्छी बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातों को। बहुत सारे ऐसे बारीकी वाले पॉइंट होंगे, हो सकता है हमने प्लस वन में वो बातें ना समझी हो, बट अभी हमें समझनी पड़ेंगी। क्या बातें समझनी पड़ेंगी? प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले आता है ए होमोजेनियस मिक्सर। अगर मुझे ये पता चल जाए मिक्सर कहते किसको है, तो फिर मैं ये डिस्कस कर सकता हूं होमोजेनियस मिक्सर क्या चीज है, हेटेरोजेनियस मिक्सर क्या चीज है। चलो पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मिक्सर के बारे में। मिक्सर क्या चीज है? मिक्सर क्या चीज है बेटा? कहता है ए सब्सटेंस बेटा, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है जिसके अंदर विच हैव, जो रखता है विच हैव, क्या रखता है बेटा? या तो उसके अंदर दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक क्या पाए जाएंगे? या तो उसके अंदर एलिमेंट होंगे, क्या होंगे बेटा? एलिमेंट। या उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? कंपाउंड। क्या होंगे बच्चों? कंपाउंड। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्या पाए जाते हैं? या तो एलिमेंट पाए जाते हैं या कंपाउंड पाए जाते हैं। कंडीशन लगती है बेटा, किस चीज की कंडीशन? नॉट इन फिक्स रेशो बाय इट्स वेट, इसके वेट के अनुसार वो फिक्स में नहीं होंगे, वो फिक्स रेशो में नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? जिनसे मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? एलिमेंट से और कंपाउंड से मिलकर के जो बना हुआ है। कौन? एक सब्सटेंस जिसके अंदर कंपोनेंटों की वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। इसीलिए इसमें कंपोनेंटों की वैल्यू फिक्स ना होने की वजह से मिक्सर को प्योर सब्सटेंस में काउंट नहीं किया जाता। मिक्सर एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कंपोनेंटों की वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर वेरिएबल वैल्यूज होने की वजह से ये रिजल्ट को चेंज करता रहता है। कैसे? एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल फेरस सल्फेट ले लिया बेटा, FeSO4 फेरस सल्फेट, और वो किस में है? अनहाइड्रस फॉर्म में, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। कपड़े को धो दिया, कपड़े को धो लिया, धो करके निचोड़ दिया अच्छे से, जितना फोर्स था हमने फोर्स लगाया और कपड़े को निचोड़ दिया। कपड़ा अभी भी गीला है। निचोड़ने के बाद पानी जितना हमारे अंदर पोटेंशियल थी, स्ट्रेंथ थी, हमने पानी को निकाल दिया, फिर भी कपड़ा क्या है? गीला है। कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है? कैन नॉट बी डिफाइंड। ऐसी जो फॉर्म बनती है ना, ऐसी फॉर्म जो बनती है वो किस में बनती है? मिक्सर में बनती है। जैसे यहां देखिए, फेरस सल्फेट अनहाइड्रस फॉर्म, XH2O लिखा है, XH2। क्यों लिखा है? क्योंकि जो X है ना, वो हमारे पास एक वेरिएबल, वो कौन है हमारे पास? वेरिएबल नंबर्स है, वेरिएबल नंबर है, फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर इस कंपोनेंट को, इस चीज को मैं गर्मियों में बनाता हूं, हॉट डेज में तैयार करता हूं, तो X की वैल्यू कितनी लाइज करती है बेटा? 2 से 3 मॉलिक्यूल मेरे पास लाइज करती है, 2 से 3 मॉलिक्यूल मेरे पास लाइज करती है। और अगर मैं इसको विंटर डेज के अंदर, किसमें बेटा? अगर मैं इसको विंटर डेज के अंदर तैयार करता हूं, तो X की वैल्यू मेरे पास 8 से 10 मॉलिक्यूलों के बीच में लाइज करती है। तो मैं एवरेज में X की वैल्यू कितनी ले लेता हूं? 6। एवरेज में X की वैल्यू कितनी ले लेता हूं? 6 ले लेता हूं, एवरेज में ले लेता हूं। तो यहां पर आपने ना पढ़ा होगा कि ये क्या है? FeSO4 into 6H2O। अब ये 6 कहां से आया? ये फिक्स नहीं है, ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। यहां पर बात समझ में आई बेटे? अब देखिए ध्यान से, फेरस सल्फेट एक सॉलिड और सॉलिड के अंदर भी कौन है बेटा? क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाने वाला साल्ट है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाने वाला एक कंपाउंड हमारे पास, कौन? फेरस सल्फेट। और ये वाटर जो है, ये इसके अंदर किस फॉर्म में बेटा? दैट इज मॉइस्चर फॉर्म में है। वाटर इसमें कितने हैं? मॉइस्चर फॉर्म में है।
मॉइस्चर फॉर्म में समय के साथ धीरे धीरे वाटर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि फिक्स नहीं था, वेरिएबल था। इसकी वजह से ये धीरे धीरे वाटर यहाँ से निकल जाता है, तब भी ये अच्छा। अब सोचिए, एक सॉलिड फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है फेरस सल्फेट की, और एक मॉइस्चर लिक्विड स्टेट है वाटर का बेटा। दो अलग अलग कंपाउंड हो गए, तो दो अलग अलग कंपाउंड हो गए, टू और मोर कंपाउंड हो गए। एलिमेंटों की बात करें, फेरस, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग रेशो में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ अलग अलग बिहेवियर है, और यहां पर सल्फर के साथ उसका बिहेवियर अलग है। ये एलिमेंट जिसकी वजह से वैल्यू फिक्स ना होने की वजह से ये क्या है बेटा, हमारे पास एक मिक्सर है। तो मिक्सर क्या है? मिक्सर एक सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट पाए जाते हैं या कंपाउंड पाए जाते हैं, और जहां पर उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा आगे देखो भाई, आगे देखते हैं बेटा जी, अगर आपको ये चीजें नोट करनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में काम आती हैं, और मैं अगर रफ भी कर देता हूं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर लिया करो, इसको राइट किया करो, वीडियो को पुश कर लिया करो बेटा और राइट किया करो, काम आएंगी ये चीजें। अगर मैं मिक्सर की टाइप्स की बात करता हूं, मिक्सर की क्या बात कर रहा हूं, टाइप्स की, तो मिक्सर के टाइप मेरे पास दो होते हैं बच्चों, मिक्सर के टाइप मेरे पास दो होते हैं। कौन कौन से बेटा? दैट इज होमोजीनियस, GENEOUS, होमोजीनियस मिक्सर। कौन होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सर। और क्या होता है? दैट इज हेट्रोजीनियस, GENEOUS, हेट्रोजीनियस मिक्सर। बेटा हमारे पास क्या है? दो प्रकार के मिक्सर हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब ओमो का मीनिंग क्या होता है? ये देखिए, ओमो का मतलब कौन होता है बेटा? सेम। और जीनियस का मतलब कौन होता है बेटा? कंपोजिशन। जीनियस का मतलब कौन होता है बेटे? कंपोजिशन। यानी कि सेम कंपोजिशन में जो चीज लाइज करे, कंपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। यानी कि इसको सेम कंपोजिशन का एक नाम और अगर मैं लिखूं तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में यानी कि यूनिफॉर्म फेज के अंदर जो लाइज करता हो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। और हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनियस का मतलब कौन होता है बेटा? कंपोजिशन। हेट्रो क्या हो गया? डिफरेंट कंपोजिशन। डिफरेंट कंपोजिशन के अंदर जो लाइज करता हूं, यानी कि इसी को मैं कह सकता हूं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन या फेज, ये कह सकता हूं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं बेटे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूल, अब तो गवर्नमेंट स्कूलों में काफी सुधार हो चुका है, काफी चेंजेस आ चुके हैं, काफी ध्यान रखा जा रहा है वहां पर भी बच्चों यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। बट कुछ समय पहले जब चल रहा था तो मैंने कुछ देखने को आया, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो किसी यूनिफॉर्म में चले जाते थे, तो उनका बिहेवियर कैसा था? हेट्रोजीनियस नेचर का था। बट प्राइवेट स्कूल के बच्चे एक ही फॉर्म में जाते हैं, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसी को वो यूज करके स्कूल में जाते हैं, एक ही यूनिफॉर्म में सारे बच्चे ये रिप्रेजेंट होते हैं, और वो जो है ना, वो फॉर्म जो बढ़ती है, इसका मतलब वो बच्चे किसको शो कर रहे हैं? होमोजिनिटी को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? होमोजिनिटी, यानी कि सेम फेज में आ रहे हैं, एक ही प्रकार के कैरेक्टर्स में आ रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन कौन है बेटा? होमोजीनियस फॉर्म को दिखाते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटा जी, आपने क्या लिया? कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को मिला दिया, ठीक है, क्या बन गया? हमारे पास रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट हमने किसको मापना है? प्रोसेस को मापना है। हमने किसको मापना है? प्रोसेस को मापना है। किस प्रोसेस को? कार्बन क्या है? कार्बन गैस है भाई। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है भाई। इसका मतलब आपने गैस के अंदर गैस मिलाया, रिजल्ट गैस मिल रहा है। आपने गैस में गैस मिलाया, क्योंकि देखो आप भी ये बात समझते हो, जो चीज हम लेके चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो रिजल्ट आता है उसका नाम क्या होता है बेटे? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। तो जो चीज हम जिस फेज में लेके चले, रिएक्टेंट हमारा किस फेज में? गैस में, रिजल्ट भी गैस में आ रहा है। लिक्विड में लिया, लिक्विड में आ रहा है। सॉलिड में लिया, सॉलिड में आ रहा है। तो जिस फेज में हम रिएक्टेंट लेके चले, उसी फेज में अगर हमारा प्रोडक्ट आ रहा है
तो इसका मतलब वो किसको शो कर रहा है? होमोजेनिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? होमोजेनिटी को वो शो कर रहा है। बात समझ में आई बेटे? इसी प्रकार अगर मैं यहां पर बात करूं बेटे, यहां पर किसकी? नॉन यूनिफॉर्म की, यानी कि हेटेरोजेनियस की। प्यारे बच्चों आपने क्या ले लिया? देखिए इससे इजी एग्जांपल आपके पास नहीं होगा, ये सिर्फ एग्जांपल लिए गए हैं, और एग्जांपल में आप ना रिएक्शन को ऑब्जर्व मत करें, आप उसके प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। प्रोसेस किस में चल रहा है? प्रोसेस को ऑब्टेन करना है, प्रोसेस को काउंट करना है। आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के अंदर क्या मिला दिया? ऑक्सीजन मिला दी। क्या बन गया बेटे बताओ? आपके पास वाटर बन गया। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन मिला है, क्या बन गया? वाटर बन गया। हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन गैस है। अब गैस में गैस मिलाई है, गैस में गैस मिलाई है। देखो हम जो चीज लेके चलते हैं इसको दोबारा आप समझे, दोबारा समझे। रिएक्टेंट लिया, उससे हम क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्यारे बच्चों काम जो कर सकते हैं ना वो केवल हम रिएक्टेंट पर कर सकते हैं। काम जो कर सकते हैं ना वो रिएक्टेंट पर कर सकते हैं, कभी भी प्रोडक्ट पर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है ना वो रिएक्शन का रिजल्ट होता है। कौन होता है बेटा? रिएक्शन का रिजल्ट होता है। तो कभी भी हम प्रोडक्ट पर काम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट आ रहा है। और रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट के ऊपर ही जो कुछ बदलाव करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, घटाना है, प्रेशर कम ज्यादा करना है, कैटालिस्ट ऐड करने हैं, तो और जो कोई प्रोसेस करना है वो केवल रिएक्टेंट पर ही कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटे? तो इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है? गैस में है, और रिजल्ट किस में आ रहा है? वाटर कौन होता है बेटा? लिक्विड। आपने मिलाया गैस, लिया गैस, रिजल्ट चेंज हो रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा है। इसका मतलब लेकर के चलो कुछ और बढ़ जाए कुछ और, किसी और फेज में जा रहा है। तो ऐसी फिनोमिना किसमें लाइज करती है? ऐसी प्रोसेस, ऐसी फिनोमिना, ऑब्जर्व करें बेटा मेरे वर्ड्स को, ऐसी फिनोमिना। फिनोमिना क्या है? गैस फेज पर काम कर रहे थे, रिजल्ट लिक्विड में जा रहा है। ऐसी फिनोमिना किस में काम करती है? हेट्रोजीनियस में काम करती है। किस में काम करती है बेटा? हेट्रोजीनियस के अंदर काम करती है। हेट्रोजीनियस जो किस में चल रहा है? डिफरेंट फेज में चल रहा है। किस में चल रहा है बेटा? डिफरेंट फेज के अंदर चल रहा है। यहां तक तो रिएक्शन पूरी होती है, यहां आकर के प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। कई बार हमें यह देखने को मिला है रिएक्शन का रिजल्ट चाहे, रिएक्शन का प्रोसेस चाहे, रिएक्शन का प्रोसेस चाहे वो हेट्रोजीनियस में काम कर रहा हो, और आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो आ रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर अगर मोर एंड मोर स्टेबिलिटी है, मोर एंड मोर क्या है? स्टेबिलिटी है, मोर एंड मोर स्टेबिलिटी है। तो इसका मतलब वो जो है ना वो किस में काम करेगा? होमोजीनियस में काम करेगा। प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? होमोजीनियस नेचर का। आप वाटर को किसी भी मौसम में, किसी भी स्टेज पर आप देखने की कोशिश करेंगे, एवरी स्टेज में, मैक्सिमम स्टेज में वाटर आपको लिक्विड स्टेट में ही दिखाई देगा। इसका मतलब वाटर एक किस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? होमोजीनियस को। बट वाटर बढ़ते समय उसका कैरेक्टर किस में रहा? हेट्रोजीनियस में रहा। तो मैं इसका मतलब होमोजेनियस की दो बातें हमारे पास निकल करके आई। दो बातें कौन सी आई? होमोजेनियस मिक्सर कौन सा होगा? होमोजेनियस मिक्सर कौन सा होगा? ऐसा मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर कौन सा होगा? ऐसा मिक्सर या तो वो सेम फेज में काम कर रहा हो, सेम फेज पर काम कर रहा हो, सेम फेज में क्या कर रहा हो? काम कर रहा हो, या फिर उसके अंदर मोर एंड मोर स्टेबिलिटी हो, मोर एंड मोर क्या हो? स्टेबिलिटी हो। तो वो जो मिक्सर है ना वो मिक्सर किस में काउंट होता है? होमोजीनियस में काउंट होता है। तो यहां तक तो समझ आया। होमोजीनियस मिक्सर कौन सा होगा? या तो सेम फेज में काम करने वाला होगा, और या फिर उसके अंदर मोर एंड मोर क्या पाएगी? स्टेबिलिटी पाएगी। आगे बढ़ते हैं। विच हैव, जो रखता हो। अरे भाई क्या कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन कोई एक चीज से तो बनेगा नहीं, कम से कम दो चीजों को आपस में काम करेंगे। वो स्टेबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है उसको चेक करेंगे। स्टेबल आ रहा है तो सॉल्यूशन बन रहा है। दो या दो से अधिक कितनी भी चीजें हो सकती हैं, तो दो या दो से अधिक केमिस्ट्री पर काम करें तो किसके ऊपर क्या लेके चलेंगे? केमिकल्स। क्या लेके चलेंगे बेटा? केमिकल। यानी कि दो या दो से अधिक केमिकलों को जब आपस में मिलाया जाए और वो सेम फेज में हो या डिफरेंट फेज में, तो उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन रिएक्टिंग। अब ये एक शब्द और आ गया भाई, कौन सा आ गया बेटा? नॉन रिएक्टिंग।
बेटा जी इस नॉन रिएक्टिंग को मैं साफ करना चाहता हूं, अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फटाफट ले लें बेटा स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब आगे चलते हैं बेटा जी, देखिए भाई अब नॉन रिएक्टिंग शब्द बहुत कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा है नॉन रिएक्टिंग। और प्यारे बच्चों सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर हमें समझ में आती है तो इस यूनिट की बारीकियां आपको अच्छे से कवर होंगी, इस बात को ध्यान रखना बेटा। अब बात आता है हमारे पास एक शब्द होता है बेटा नोट और एक शब्द होता है नॉन। नोट का मतलब आप कुछ भी कर ले वो काम नहीं बनेगा, नोट का मतलब नोट वर्क नोट रिएक्टिंग ये शब्द आता है नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। अगर नॉन शब्द आ जाता है हो जाएगा, बट आपको ना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। नॉन का मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, आप साइंस के बच्चे हैं, प्लस 2 क्लास में साइंस में है, प्लस 1 क्लास में जब आपने ना साइंस ली तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, आप मेडिकल ले सकते थे, आप नॉन मेडिकल ले सकते थे। अच्छा एक बात बताइए, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह मेडिकल और नॉन मेडिकल में कॉमन है, फर्क किस चीज का है? मेडिकल वाले बच्चों के पास बायो होती है, नॉन मेडिकल वाले बच्चों के पास मैथ होता है। आप मेरे को सोच के बताइए, मेडिकल वाला बच्चा मैथ लेकर के एक्स्ट्रा मेहनत करके क्या नॉन मेडिकल की डिग्री साथ में अचीव नहीं कर सकता? थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उसको एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा, तो उसके साथ मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल दोनों की डिग्री आ जाएगी उसके पास। इसी प्रकार नॉन मेडिकल का बच्चा बायो को साथ लेकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़े और उसके साथ साथ वो मेडिकल की भी डिग्री ले सकता है, ताकि प्लस 2 क्लास के बाद अगर उसको ना एक ऑप्शन मिले, भाई मेडिकल का ऑप्शन मिल रहा है, नॉन मेडिकल का बच्चा है मेडिकल का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो उस चीज का बेनिफिट उठा सकता है। और मेडिकल वाला बच्चा अगर उसको इंजीनियरिंग लाइन की तरफ जाना पड़ रहा है, उसके पास सब्जेक्ट है, मौका मिल रहा है उसको, तो उसने क्या करना पड़ा? 2 साल के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। तो एक्स्ट्रा वर्क जब भी होगा तो वो किसके लिए होगा? नॉन शब्द के लिए होगा। इसका मतलब मैं 2 या 2 से 2 और मोर 2 या 2 से अधिक चीजों को अगर मैं आपस में रिएक्ट करवा रहा हूं 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में मैं रिएक्ट करवा रहा हूं, तो उन रिएक्ट करवाते समय वो जो सब्सटेंस है ना वो कैसे होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए बेटा? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास होनी चाहिए। अब इस नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसी के बेस पर आज का हमारा ये चैप्टर आगे फॉरवर्ड होगा। चलो देखते हैं भाई नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या चीज होती है। बोर मत होना, अगर पहली डेफिनेशन है अगर अच्छे से समझ में आएगी तो हम इसको आगे कवर कर पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैंने सॉल्ट को किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया? वाटर के अंदर। सॉल्ट को मैं डिसॉल्व करने जा रहा हूं वाटर के अंदर, ठीक है। मैंने क्या लिया? मैंने एक गिलास ले लिया और उस गिलास के अंदर यहां पर क्या डाल दिया बेटे? ये वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? यहां पर ये वाटर डाल दिया, ये वाटर ले लिया और चम्मच की सहायता से ऊपर से मैं किसको डाल रहा हूं? सॉल्ट को डाल रहा हूं, धीरे धीरे सॉल्ट को डाल रहा हूं, डिसॉल्व नहीं कर रहा, धीरे धीरे सॉल्ट को डाल रहा हूं। मेरे को क्या देखने को मिला? ये देखने को मिला ओनली 2 से 3% जो है, ओनली 2 से 3% जो साल्ट है, जो साल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। जो साल्ट है वो ना 2 से 3% तो ना नीचे जा रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, और 99% 99% जो साल्ट है ना वो नीचे जाकर के इकट्ठा हो गया, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ। अगर वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ तो फिर ये ऐसी सिचुएशन क्या बनी? फिर मैंने क्या किया? चम्मच की सहायता से दोनों को आपस में डिसॉल्व करने की कोशिश करी, या एक कंटेनर खाली ले लिया, एक जो ये गिलास था एक खाली गिलास ले लिया, आपस में एक दूसरे को ऐसे मिक्सअप करने की कोशिश करी। तो मैं क्या देखता हूं? कुछ समय के बाद जो सॉल्ट था ना वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। अब मेरा दिमाग यहां पर सोचने पर मजबूर करता है, पहले सॉल्ट क्यों नहीं डिसॉल्व हुआ? आफ्टर दिस जब मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया, एक दूसरे को ऐसे डिसॉल्व किया, चम्मच की सहायता से रिजॉल्व करने की कोशिश करी, तब वो डिसॉल्व हो रहा है। पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों हो रहा है? इन चीजों को समझने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं।
इन चीजों को समझने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो मुझे क्या है, मुझे ये देखने को मिला किस में डिजोल हो रहा है, वाटर में डिजोल हो रहा है। किस में डिजोल हो रहा है, वाटर में। तो मैंने ऑब्जर्व किसको करना सीखा बेटा, वाटर को ऑब्जर्व करना सीख लिया, वाटर को। अब वाटर क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, वैलेंसी क्या बनेगी 2 और 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, आउटर में 1। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन में नंबर ऑफ सेल 2 है, तो इसका साइज कहीं ना कहीं बड़ा है। और हाइड्रोजन का एक नंबर ऑफ सेल है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा। क्या देखने को मिला, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो ये ऑक्सीजन और इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजनों के साथ फिर कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजनों के साथ कौन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इन 2 हाइड्रोजनों के साथ कौन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, और इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन। ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल मेरे को दिखाई देते हैं, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। और मुझे क्या देखने को मिला, इसमें ध्यान से देखिए, यहां पर मॉलिक्यूलों के बीच में ये खाली जगह आ रही है, ये क्या आ रही है, देखिए ध्यान करिए बेटा, यहां पर कौन आ रहा है, दैट इज एम्प्टी, एम्प्टी स्पेस। कौन आ रहा है बेटा, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। और ये एम्प्टी स्पेस, जब तक मैंने यहां पर नमक को नहीं डाला था, तो इस एम्प्टी स्पेस के अंदर एयर के पार्टिकल थे। किसके पार्टिकल थे बेटा, एयर के पार्टिकल थे, हवा के पार्टिकल थे। कैसे पता चलेगा, एक गिलास के पानी को दूसरे गिलास में डाल दीजिए, कुछ वाटर बबल्स बन जाएंगे। तो वो वाटर बबल्स कहां से आए, ये वाटर बबल थे, जब दूसरे में गए मोमेंटम उत्पन्न हुआ और वो कुछ पार्टिकल बाहर निकल गए। बात समझ में आई। तो वो वाटर स्पेस ने, यहां पर जो एयर पार्टिकल थे, इन्होंने यहां पर वो जगह बना रखी थी, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, हमें देखने को मिला, अगर मैं 100 वाटर मॉलिक्यूल लेकर के चलूं, 100 वाटर, इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए ध्यान से, 100 वाटर मॉलिक्यूल लेकर के चलूं, तो उसमें केवल 36 ही मुझे क्या दिखाई देता है, 36 ही एम्प्टी स्पेस दिखाई देते हैं। ये जो एम्प्टी स्पेस बन रहा है ना, खाली जगह बन रही है, 100 मॉलिक्यूलों में केवल 36 ही क्या बनते हैं, एम्प्टी स्पेस बनते हैं। और इस एम्प्टी स्पेस का जो साइज होगा ना, इस एम्प्टी स्पेस का जो साइज है, ये जो साइज है, वो नमक के पार्टिकलों का जो साइज है, साइज ऑफ सोल्ट, साइज ऑफ सोल्ट, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, जब तक मैंने नमक को चम्मच की सहायता से डिसॉल्व नहीं किया या एक गिलास से दूसरे गिलास में नहीं डाला था, तब तक यहाँ पर एयर के पार्टिकल थे। मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया, एक्स्ट्रा वर्क करने से एयर के पार्टिकल तो यहाँ से निकल गए, और वो जो जगह है वो किसने ले ली, नमक के पार्टिकलों ने ले ली, नमक के पार्टिकलों ने ले ली। तो मुझे क्या देखने को मिला, 100 वाटर मॉलिक्यूलों में मैं 36 ही किसके बेटा, नमक के पार्टिकल क्या कर सकता हूं, डिसॉल्व कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा, डिसॉल्व। 37वां पार्टिकल भी डिसॉल्व नहीं होगा बच्चों, जितनी जगह है उतने ही पार्टिकल डिसॉल्व होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 100 वाटर पार्टिकलों में 36 पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं। तो क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकता हूं क्या, 36% ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन वाटर बेटा। तो इसका मतलब 36% प्रेजेंट हो चुका है किसमें, वाटर के अंदर। 36 की जगह थी, 36 की स्पेस था, 36 ने आपने डिसॉल्व कर दिया, 36 को 36 में डिसॉल्व कर दिया। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, 36 डिसॉल्व होने से यहां पर हमारे पास क्या बन गया बेटे, ये जो सॉल्यूशन कहलाते हैं, इन सॉल्यूशनों को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड का ही दूसरा नाम होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा नाम होता है बेटा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, अगर इतनी बारीकियां हम समझ पा रहे हैं ना, तो ये नीट लेवल के जो जेईई मेन लेवल की है ना, वो तैयारी करने वाले बच्चों को भी यहाँ पर बहुत बेनिफिट होने वाला है। सोलिबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोलिबिलिटी बेटा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सोलिबिलिटी क्या चीज है, रिएक्टिविटी क्या चीज है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट वैल्यूज होती हैं। आगे लेक्चर चलेगा, हमें समझ में आएगा। यहाँ सोलिबिलिटी चल रही है, सोलिबल कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से बनेगी, जितना एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। किसके अंदर डिसॉल्व करें, वाटर।
वाटर नहीं होता, कोई और चीज होता, कोई और लिक्विड होता, तो उसमें जितना एम्प्टी स्पेस है दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो उतना ही उसमें डिजोल्व हो पाएगा जितना उसमें क्या है एम्प्टी स्पेस, उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता। तो वो जो फॉर्म बढ़ती है ना वो क्या बढ़ती है, सैचुरेटेड फॉर्म यानी कि कंसंट्रेटेड फॉर्म। अब डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी 36 की, बट आपने कितने डिजोल्व कर दिए, 35 कर दिए, एक एम्प्टी स्पेस भी छोड़ दिया वहां पर, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। अगर एक एम्प्टी स्पेस भी, वन एम्प्टी स्पेस वहां पर प्रेजेंट है, वन एम्प्टी स्पेस अगर वहां पर प्रेजेंट है ना, तो वो भी हमारे पास सैचुरेटेड नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशनों को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड। या इसी का दूसरा नाम होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्या नाम होता है बेटा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो फर्क समझ में आया बेटा, डाइल्यूटेड या अनसैचुरेटेड, यानी कि प्योरली परफेक्ट नेचर में ना बने हुए सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, डाइल्यूटेड। और जो परफेक्ट फॉर्म में बने होते हैं वो कौन से कहलाते हैं हमारे पास, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास हम यहाँ तक लेके आते हैं, और यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि भाई आप कोशिश करें यहाँ तक की सारी बारीकियों को समझने की। बेटा जी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट्स आता है, बेटे आप मेरे को कमेंट करिए, और मुझे ये लगता है कि भाई मुझे ये दोबारा करना चाहिए तो मैं इसको दोबारा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।